नमस्कार, मैं विजय मंत्री। स्वागत है आप सभी लोगों का वापस इस वीडियो को देखने के लिए। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट है जो इंडियन इकोनॉमी का, ये इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मल्टी ईयर थीम है, कहाँ पैसा डालें जो 5, 10, 15 सालों में अच्छा पैसा अपना बने। तो वो थीम हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी में तो इंडिया एग्रीकल्चर पावर हाउस है और आप देखिए कोविड के पीरियड में भी कोई आदमी भूखा नहीं रहा बाय एंड लार्ज। कपड़ा, इंडिया टेक्सटाइल में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। मकान, यस, मकान है ऐसी चीज़ है जहां हम सब लोगों के पास अभी तक मकान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अभी पहुंचने वाला है। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट लगता है, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया। आप देखिए, हर घर बिजली 2014 में चालू हुआ, 2019 तक ऑलमोस्ट सब घर में बिजली पहुंच गई। और जब घर में बिजली जाती है तो इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस का इस्तेमाल होता है। तो जब हर घर बिजली गई तो देखा हमने कि ये जो कंपनीज है उनके दाम बहुत बढ़े, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत बढ़ा। हर घर जल एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन लिया गया 2019 के अंदर, और आप देखिए उस टाइम जब ये एम्बिशन लिया गया तो 16-17% घरों में ही नलके का पानी था, जो भी 42% हो गया। और आने वाले पीरियड के अंदर ये 100% हो जाएगा 2-3 सालों के अंदर। हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव में वाटर टैंक बनने वाले हैं। तो कितना सीमेंट, कितना पाइप्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। तो इन सब का थीम क्या है कि हाउसिंग सेक्टर में बहुत अच्छा बूम हमको दिख रहा है। उसके कारण क्या है, स्ट्रक्चरल रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा पॉपुलेशन, 130 करोड़ लोगों का देश है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये पहले हमारी वीकनेस हुआ करती थी, अभी हमारी स्ट्रेंथ बन गई। क्यों स्ट्रेंथ बन गई? क्योंकि जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है, जिसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। मीडियन एज इंडिया की 30 साल है, चाइना की 37 साल है, और वर्ल्ड तो काफ़ी बुढ़ा होता जा रहा है। डिपेंडेंसी रेशियो, उसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग एज में लोग हैं, 25 साल से लेकर 60 साल के जो लोग हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बेस है। और जो 25 साल के नीचे हैं या 60 साल के ऊपर है, उनको डिपेंडेंट लोग कहा जाता है। वो रेगुलर फॉल हो रहा है। इसका मतलब इंडिया में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन यंग वर्किंग एज के अंदर बढ़ रही है। तो आज वर्ल्ड का हर 6th आदमी इंडियन रहेगा, लेकिन आने वाले पीरियड में हर 4th जो आदमी वर्किंग पॉपुलेशन में ऐड होगा वो इंडियन होगा। तो अपने डेमोग्राफिक बहुत अच्छे हैं। अर्बनाइजेशन, लोग शहरों की तरफ क्यों आते हैं? इनकम लेवल अच्छे होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं। इन सब चीज़ों के लिए लोग शहरों में आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ के 3.4 टाइम ज़्यादा था। आने वाले 10 सालों में अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ से 5 टाइम ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद भी अर्बनाइजेशन इंडिया में खाली 35% है। इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इन कंट्रीज के अंदर अर्बनाइजेशन 55% से लेके 80% के ऊपर है। तो इंडिया स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज फार एज अर्बनाइजेशन इज कंसर्न। राइजिंग इनकम लेवल, करीब 75% इंडिया की पॉपुलेशन $2000 पर ईयर के ऊपर कमा रही है। और जब भी किसी कंट्री की इनकम, पॉपुलेशन की इनकम $2000 के ऊपर जाती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे ध्यान जाता है। वहाँ एक घर एक बहुत बड़ा नीड बन के उभरेगा। न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर होते जा रहा है। पहले हम 4, 5, 6, 8 लोग एक घर में रह लेते थे, लेकिन आने वाले पीरियड के अंदर कपल्स अपने अलग अलग घर चाहेंगे। अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। आप नाइट फ्रैंक का एक स्टडी देखो तो उन्होंने बताया है कि किस तरह ईयर 2000 के अंदर मुंबई के अंदर अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 90% के ऊपर था। ये रेशो जितना ऊपर होता उसका मतलब है अफोर्डेबिलिटी कम है। वो रेशो 2015 में 95-97% तक पहुंच गया था। अभी 2020-21 में वो रेशो 60% पे गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम तो बढ़ी है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइजेस नहीं बढ़े हैं। ये मुंबई में भी ट्रेंड है और टॉप 7 सिटीज के अंदर भी ट्रेंड है। दूसरा हम देख सकते हैं अफोर्डेबिलिटी का आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से। अगर आप आईटी इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ 45 लाख लोग काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके बराबर है। 5 लाख करोड़ सैलरी बिल है आईटी इंडस्ट्री का। इस साल 15% सैलरी हाइक माने तो 75,000 करोड़ रुपया एडिशनल सैलरी उनके हाथ में आने वाली है। अगर आप हाउसिंग ईएमआई का कंपैरिजन करें इंजीनियर की सैलरी से तो इट इज कमिंग डाउन, मतलब इंजीनियर की सैलरी के मुकाबले ईएमआई कंपोनेंट इज कमिंग डाउन। इसका मतलब आईटी जो सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए हाउसेज अफोर्डेबल होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप 2002 से 2012 का पीरियड देखें तो 40% हाउसिंग डिमांड वाज कंज्यूम बाय एनआरआई प्लस पीपल वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री। और आईटी इंडस्ट्री का सर्वे किया गया, उनका बेटर क्वालिटी हाउस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम दे हैव। तो आईटी इंडस्ट्री में अफोर्डेबिलिटी तेजी भी एक कारण हो सकता है। और यही कारण है कि आप देखिए 2016 के बाद रियल एस्टेट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और उसकी वजह से इन्वेंट्री धीरे धीरे कम होती जा रही है। और कोविड के टाइम हमने एक हाइब्रिड सिस्टम देखा, तो लोग घर में रह के भी काम करेंगे और ऑफिस में भी काम करेंगे। जब घर में काम करेंगे तो आपको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, तो 1 बेडरूम वाला 2 में जाने की कोशिश कर रहा है, 2 वाला 2.5 वाला 3 में। उसके अलावा जो लोग शहरों में रह रहे थे उन्होंने सोचा कि थोड़ा आउटस्कर्ट ऑफ अर्बन एरिया मकान ले लें, हिल स्टेशन पे या कुछ भी ऐसा रिसोर्ट टाइप जगह पे चले जाएं, वहाँ अपना बंगलो बना लें या बड़ा हाउस बना लें। तो वो भी हो रहा है, अर्बन एरिया में घर होगा लेकिन उसके अलावा अर्बन एरिया के बाहर भी आपका कोई न रहने का जगह होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा सिक्लिकल 1994 से 2002 और 3 के पीरियड में रियल एस्टेट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। 2002 से लेके 2012 के 10 साल के पीरियड में रियल एस्टेट में बहुत ज़बरदस्त तेजी आई, मल्टी डिकेडल तेजी आई। 5 टाइम 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम प्राइजेस अप्रिशिएट हुआ। उसके बाद 2012 से 2020-21 के पीरियड में रियल एस्टेट हैज गॉन थ्रू चैलेंजिंग टाइम। उसका कारण ये भी हो सकता है कि एक पहले डिकेड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई तो अभी रीएडजस्टमेंट हो रहा होगा। एक्सेस बिल्डर ने कमिट किए, डिमोनेटाइजेशन हो गया, रेरा आ गया, जीएसटी इंप्लीमेंट हो गई, बैंक्स का बैलेंस शीट क्लीन अप हो रहा था, हाउस होल्ड का बैलेंस शीट क्लीन अप हो रहा था। इन सब की वजह से एक चैलेंजिंग दौर से हम लोग निकले। लेकिन 2020 के कोविड में लोग सोचे कि कोविड के टाइम रियल एस्टेट कोलैप्स हो जाएगा, रियल एस्टेट कोलैप्स नहीं हुआ। तो जो जेन्युइन बायर थे उन्होंने बोला कि भाई अभी मकान लेना चालू करो। तो आप देखिए पोस्ट कोविड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में 113% की तेजी आई है ईयर ऑन ईयर, और ये ट्रेंड रहने वाला है। तो सिक्लिकल आपके फेवर में है, इंडिया एस्पिरेशनल होते जा रहा है। कोविड के बाद जो नया डायनेमिक आ रहा है वो भी एक रीजन है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, अफोर्डेबिलिटी और जो क्लीन अप हुआ रियल एस्टेट में, इन सब की वजह से रियल एस्टेट हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम लग रहा है। लेकिन रियल एस्टेट को ऑन कैसे करें? आप फिजिकल लैंड लें या प्रॉपर्टी लें, उसके अपने चैलेंजेस है। वहाँ इलिक्विडिटी है, बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, 1000 तरह के झमेले होते हैं। रियल एस्टेट आप स्टॉक मार्केट के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट आप पूरा वैल्यू चेन देखिए। रियल एस्टेट बनाता कौन है? डेवलपर। उसके बाद उसको फंडिंग कौन करता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक, एनबीएफसी। रियल एस्टेट बनने में क्या क्या लगता है? पाइप लगता है, मेटल लगता है, सीमेंट लगता है, बिल्डिंग मटेरियल लगता है, पेंट्स लगता है, सिरामिक्स लगते हैं, सैनिटरी वेयर्स लगते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है, लिफ्ट्स लगती है। तो अगर एक घर या बिल्डिंग बनती है तो उसमें इंडियन इकोनॉमी के 8 से 10 सेक्टर उसके अंदर लगते हैं, और हर सेक्टर के अंदर इंडिया में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर 3-3, 4-4 कंपनीज अवेलेबल है। तो अगर आपको रियल एस्टेट थीम को प्ले करना है तो स्टॉक मार्केट इज अ बेटर अल्टरनेट देन फिजिकल ओनिंग द रियल एस्टेट। और स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्ट स्टॉक पार्टिसिपेट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड के द्वारा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करने गए तो हो सकता है एनबीएफसी में यू एंड अप बाइंग डीएचएफएल और यस बैंक काइंड ऑफ स्टोरी। बट सपोज यू प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू गए तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को एग्जामिन करना चाहिए। थीम के साथ भी मैच होते आ रहा है। हमने 2021 में बोला था आवर एनुअल कॉल में कि रियल एस्टेट इज़ अ डार्क हॉर्स इन 2021। 2022 में मैंने बोला था कि रियल एस्टेट इज सम लुकिंग वेरी एक्साइटिंग। वाई आईसीआईसीआई? बिकॉज आईसीआईसीआई का मैक्रो कॉल बहुत अच्छा गया है। 2018 में उन्होंने फार्मा फंड लॉन्च किया था, जब कोई फार्मा के बारे में बात नहीं कर रहा था और फार्मा के रिटर्न नेगेटिव ला रहे थे उस टाइम।
मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया उन्होंने 2018 में। आज मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही पॉपुलर थीम हो गया, लेकिन 2018 में पॉपुलर थीम नहीं था। अक्टूबर 2019 में उन्होंने कमोडिटीज फंड लॉन्च किया था जस्ट बिफोर द कोविड, और आप देखिए उसका टाइमिंग कितना ज़बरदस्त था। 2020 से आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बोलते आ रहा है कि वैल्यू विल आउट परफॉर्म ग्रोथ, एंड वी हैव सीन दैट इन इंडिया एंड इन मैनी मार्केट। अक्टूबर 2021 में जब निफ्टी 18,500 के लेवल पे था, तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का कॉल था कि बाजार थोड़ा हमको हायर वैल्यूएशन जोन में दिख रहा है। तो हाउसिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। आईसीआईसीआई के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अगर आपका एसेट एलोकेशन परमिट करता है तो इस फंड में आप जरूर अलोकेट करिए, वन टाइम करिए, रेगुलर बेसिस पे भी एसआईपी करिए इस फंड के अंदर। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।